हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज है 14 सितंबर। तो आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान सभा में जो ये हमारी हिंदी भाषा है, इसको भारत की राष्ट्रभाषा की स्वीकृति प्रदान की गई थी। आप सभी लोग जानते हैं और इसीलिए जो है हर साल 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और तो ये चीज़ आपको पता है, तो आज है हिंदी दिवस और आप सभी दोस्तों को हमारी तरफ से हिंदी दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और हाँ, इसी के साथ आपसे मेरा एक सवाल भी है, बताइएगा 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जवाब आप जो है कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं आता होगा तो फिर इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। तो ठीक है दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है कि इस समय जो है हम लोग भारतेंदु युग को पढ़ रहे हैं, और भारतेंदु युग में जो है हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है और उसने पहले की वीडियोस नहीं देखी है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे जो है आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो वीडियो अपलोड हुई है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे आप देखिएगा आधुनिक काल, संपूर्ण आधुनिक काल करके प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहाँ से आप जो है आधुनिक काल की जितनी भी वीडियोस हैं आपको मिलेंगी, आप वहाँ से उसका अध्ययन कर सकते हैं। और आज हम जो है भारतेंदु मंडल में जो और भी अन्य कवि शामिल हैं उनके बारे में एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी बने रहिएगा शुरू से अंत तक, ताकि हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। भारतेंदु मंडल के कवियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कवि आते हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जो समय है वो है 1855 ईस्वी और 1923 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था? 55 में हुआ था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जो जन्म है 1855 में हुआ था और 1923 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली रचना है जीर्ण जनपद, जिन्हें दुर्दशा दत्तापुर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी रचना है आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादस, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिजचंद पंचक और सूर्य स्त्रोत। ये सारी की सारी रचनाएं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखी गई हैं। अब ये जो रचनाएं हैं इनको हम याद कैसे करेंगे? सबसे बड़ी समस्या है याद कैसे करें। तो देखिए, बद्री शब्द को पकड़िएगा। बद्री यानी कि जैसे आजकल का मौसम चल रहा है ना, पल भर में बदरी हो जाती है, पल भर में धूप निकल जाती है। तो समझिए कि बदरी होती है कब? बदरी हो रही है कहाँ पे हो रही है? जनपद में। जीर्ण जनपद रचना है ना, तो कहते हैं बदरी होती है। जब बदरी होती है तो जनपद में क्या होता है? आनंद का अरुणोदय होता है। जब बदरी होती है हमारे जनपद में, जनपद से हो जाएगा जीर्ण जनपद, तब हमें खुशी मिलती है ना, मौसम ठंडा ठंडा हो जाता है, चारों तरफ बादल घिर जाते हैं, तो मन में आनंद ही आनंद आने लगता है, होता है ना। तो कहते हैं जब बदरी होती है हमारे जनपद में तो आनंद का अरुणोदय होता है और हार्दिक हर्षादस आ जाता है। और क्या होता है? और हार्दिक हर्षादस आ जाता है। और कहते हैं लोग कि ये तो जो है भगवान की महिमा है। ये किसकी महिमा है भाई? अब बदरी छा रही है तो बोलते हैं ना कि ये तो भाई भगवान की महिमा है। भगवान की महिमा यानी कि मयंक महिमा, महिमा से मयंक महिमा हो जाएगा। ये तो भगवान की महिमा है, उनकी अलौकिक लीला है। उनकी अलौकिक लीला है यानी कि अलौकिक लीला इनकी रचना हो गई। इनकी अलौकिक लीला है, तभी तो वर्षा जो है, तभी तो वर्षा की बूंदें गिरती हैं। कहते हैं ना कि भाई जब हमारे जनपद में बदरी छाती है तो आनंद का अरुणोदय होता है, हार्दिक हर्षादस होता है, और हर लोग कहते हैं कि ये तो भगवान की महिमा है यानी कि मयंक महिमा, और ये उनकी अलौकिक लीला है। तभी जो है वर्षा जो है वो बूंद के रूप में नीचे आती है। तभी जो वर्षा है वो किसके रूप में? वो बूंद के रूप में गिरने लगती हैं, बूंद के रूप में गिरने लगती हैं, और फिर जो है वे लहर बन जाती हैं। लहर से जैसे बारिश की बूंदें, पहले तो बूंदें गिरती हैं और जब बारिश बहुत तेज होती है धीरे 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 करके क्या होती हैं? एक बाढ़ का रूप ले लेती हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फिर लहरें बन जाती हैं, लहरें बन के बहने लगती हैं बारिश। ठीक है, पूरा पानी ही पानी हो जाता है, जलाजल हो जाता है। होता है कि नहीं? इस समय पंजाब वगैरह में देख लीजिए, मथुरा में देख लीजिए, ठीक है, हर जगह यही
हाल है, तो लहरें बन जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, फिर ब्रिज चंद्र पंचक होता है, ब्रिज चंद्र पंचक होता है, और उसके बाद जो है सूर्य स्त्रोत होता है। उसके बाद क्या होता है, सूर्य स्त्रोत होता है। तो इस तरीके से आप इनको पढ़िएगा, इनकी सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। एक बार फिर से देखिएगा, जब आसमान में क्या होता है, जब बदरी छाती है हमारे जनपद में, जनपद से जड़ जनपद, हमारे जनपद में जब बदरी छाती है तो आनंद का अरुणोदय होता है, हार्दिक हर्षादस होता है, और हर लोग कहते हैं ये तो भगवान की महिमा है, उनकी अलौकिक लीला है। तभी वर्षा जो है वो बूंद के रूप में गिरने लगती है, और बाद में वे लहरें बन जाती हैं, तो लहरों से लालित्य लहरें, और उसके बाद ब्रिजचंद पंचक होता है, फिर जो है सूर्य स्त्रोत होता है। याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो अगले कवि हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनकी बात करें तो इनका जो समय है वो 1856 ईस्वी है, और इनकी मृत्यु जो है 1894 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी जो पहली रचना है वो है प्रेम पुष्पावली, दूसरी है मन की लहर, तीसरी है लोकोक्ति शतक, चौथी है तृप्यंताम, पांचवी है श्रृंगार विलास, और छठवीं है हर गंगा। ये 6 रचनाएं जो हैं प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई हैं। समय इनका क्या है, 1856 ईस्वी। 1856 में इनका जो है जन्म हुआ था, और 1894 में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए, आप जानते हैं जो प्रतापी लोग होते हैं, लिखा है ना प्रताप नारायण मिश्र, कहते हैं जो प्रतापी लोग होते हैं उनके अंदर बहुत प्रताप होता है। जो प्रतापी होते हैं भाई, उनके अंदर प्रताप तो होगा ही, और जब इनके अंदर प्रताप होता है तो ये जब अपने प्रेम का इजहार करते हैं किसी के सामने, तो एक अलग तरीके से इजहार करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए इसको कनेक्ट कीजिएगा। जैसे कोई प्रतापी व्यक्ति है तो उसके अंदर आप समझ गए कि बहुत प्रताप भरा हुआ है, तो इसलिए जब वो अपने प्रेम का इजहार करते हैं तो अलग तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, तो ये जब प्रेम का इजहार करते हैं तो पुष्प लेकर जाते हैं। प्रेम का इजहार पुष्पावली से करते हैं, और जब जाते हैं पुष्पावली लेकर तो इनके मन में अनेकों लहरें होती हैं। इनके मन में क्या होती है, मन में इनके बहुत सी लहरें चलती हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करने जाएंगे तो आपके मन में भी बहुत सी लहरें जो है चलती हैं, ठीक है। लहरों का तूफान उठा रहता है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पता नहीं मैं अगर उसके सामने आऊँगा तो मैं कैसे मिलूँगा, कैसे बात करूँगा। या लड़की भी है, जब फर्स्ट टाइम मिलती है क्या, अगर आप सोचिए कि हाँ किसी का रिश्ता आ रहा है और ये होता है कि हाँ लड़की को देखने जाना है, तो लड़की को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, क्योंकि इतना एग्ज़ाम में उसने शायद फेस नहीं किया होगा जितना वो शादी के टाइम पे अपना की होगी। हर किसी के साथ होता है। आप लोगों जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो उन लोगों के साथ ये चीज़ हो चुकी होगी, और जिसकी नहीं हुई होगी वो आगे ये चीज़ ज़रूर होगी उनके साथ। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मन में बहुत सी लहरें उठती हैं और मन में बहुत सी घबराहट होती है, पता नहीं क्या सवाल करेंगे, क्या जवाब हम देंगे, ये है वो है, बहुत सी चीज़ें चलती हैं। तो उससे आप इनको याद रख सकते हैं, मन की लहरें। तो जब कोई लड़का किसी लड़की को ऐसे समझिए कि प्रपोज करने जा रहा है तो क्या करता है, वो एक तो प्रतापी है तो वो प्रेम के लिए जो है पुष्पावली लेके जाता है, अपने प्रेम का इजहार करने के लिए पुष्पावली लेके जाता है, और उसके मन में अनेकों लहरें चलती हैं। और लहरें इस प्रकार से चलती हैं कि मानो वो शतक लगा रहे हों। जो लहरें चलती हैं वो कैसी है, वो शतक पार है, 100 से भी ज़्यादा लहरें उसके मन में चलती हैं। और जब वो उससे मिल जाता है, उससे मिलकर क्या हो जाता है, जब उस लड़की से मिलता है, लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, तो वो तृप्त हो जाता है। तृप्यंताम है ना, फिर वो तृप्त हो जाता है कि चलो इसने मुझे अपना लिया। और जब तृप्त हो जाता है तो श्रृंगार विलास, फिर उसी जो पुष्प लेके जाता है ना, उसी से उसका श्रृंगार करता है, उस लड़की का श्रृंगार करेगा और विलास करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी के आंसू बहने लगते हैं। जब आप किसी चीज़ को सोचे ना रहिए कि सामने वाला मुझे अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ मुझे अपनाएगा तो नहीं, क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ, और वो अपना ले तो क्या होता है, खुशी के आंसू बहते हैं ना। तो वो पुष्प लेके जाता है, और जब एक्सेप्ट हो जाता है तो श्रृंगार करके विलास करने लगते हैं दोनों साथ में, और फिर जाते हैं हर गंगा, यानी कि गंगा नदी में जाते हैं, हर गंगा करते हैं। तो याद हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास और हर गंगा। जो प्रतापी लोग होते हैं, जब वो अपने प्रेम का इजहार करने के लिए जाते हैं तो वो प्रेम से पुष्पावली लेकर जाते हैं। उनके मन में भी हजारों लहरें होती हैं जो शतक पार होती हैं, और जब वो सामने से उससे मिल लेते हैं तो तृप्त हो जाते हैं। तृप्त होने के बाद उसी पुष्प से उसका श्रृंगार करके दोनों विलास करने लगते हैं, और फिर जाके हर गंगा
बोलते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। अगले जो कवि है वो है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह की अगर हम बात करें तो इनका जो समय है वो है 1857 ईस्वी और इनकी जो मृत्यु है वो 1899 ईस्वी में हुई थी। जन्म कब हुआ था? 1857 में, मृत्यु हुई थी 1899 में। इनकी रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता 1885 ईस्वी, श्यामा लता 1885 ईस्वी, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886 ईस्वी। ये 4 रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई? ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई हैं। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, आप लोग जानते हैं जो ठाकुर होते हैं, ठाकुर के पास बहुत संपत्ति होती है। जो ठाकुर होते हैं, ठाकुर और पंडित, यही 2 लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा संपत्ति, मतलब अगर पहले से देखा जाए तो बहुत रहती है प्रॉपर्टी। लेकिन अभी के टाइम में तो जात से कोई मतलब नहीं है, हर किसी के पास, लोग अपनी मेहनत से कमा ले रहे हैं। ये बस याद करने के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसे समझिएगा, ठाकुर लोगों के पास बहुत सी संपत्ति है। हाँ, तो कहते हैं ठाकुर के पास बहुत संपत्ति है और इतनी संपत्ति है मानो संपत्ति की पूरी लताएं हों। लताएं घनी घनी होती है ना, तो मानो संपत्ति की पूरी लताएं हो। तो संपत्ति लता यानी कि प्रेम संपत्ति लता हो गया कनेक्ट। तो ठाकुर के पास बहुत संपत्ति है और समझो ऐसी कि संपत्ति की पूरी लता हो। और जब इतनी संपत्ति है तो वो क्या करते हैं? वो श्यामा से भी शादी कर लेते हैं, ठीक है, और श्यामा सरोजनी से भी करते हैं और उसके बाद जो है देवयानी से भी शादी कर लेते हैं। बस याद हो गया। जैसे आपने देखा होगा जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है उनकी कई पत्नियां होती हैं, कई पत्नियां रख लेते हैं भाई, क्योंकि पास एक को छोड़े दूसरे को ले आए, तीसरे को ले आए। अक्सर करते हैं ऐसा केस, आपने देखा होगा कि जिसके पास बहुत पैसा होता है उसके जो है उसके लिए प्यार का कोई मतलब नहीं होता। वो आए दिन देखा जाए तो शादी कभी इसके साथ कभी उसके साथ। तो याद रख सकते हैं ठाकुर के पास बहुत संपत्ति है, संपत्ति की मानो पूरी लताएं हैं, इसलिए वो क्या करता है? वो श्यामा से भी शादी करता है, श्यामा सरोजनी से भी करता है और फिर देवयानी से भी शादी कर लेता है, तीनों से शादी कर लेता है। याद हो जाएगा। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं। आगे देखेंगे जो अगले कवि हैं वो हैं अंबिका दत्त व्यास। इनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था और 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं पावस पचासा 1886 ईस्वी, सुकवि सतसई 1887, हो होरी 1891 ईस्वी। तो ये सारी की सारी रचनाएं अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखी गई हैं। तो कहते हैं जो अंबिका दत्त व्यास हैं ये 50 साल में, कहते हैं इनको याद करिएगा, पावस पचासा लिखा है ना, तो ऐसे याद करिए कि 50 साल में हम क्या करते हैं? हम अंबिका के चरणों में जाते हैं। 50 साल में हम कहाँ जा रहे हैं? जब 50 साल की एज हो गई तब हम जा रहे हैं अंबिका के चरणों में। और जब अंबिका के चरणों में जाते हैं तब हम क्या बनते हैं? तब एक हम सुकवि बन जाते हैं। तब हम एक सुकवि बन जाते हैं और बाद में हो होरी की तरह हमारा देहांत हो जाता है। और बाद में क्या होता है? हो होरी की तरह, जैसे होरी का देहांत हो जाता है लास्ट में, वैसे ही हमारा भी हो होरी की तरह देहांत हो जाता है। तो याद हो गया अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पावस पचासा, सुकवि सतसई और हो होरी। कहते हैं 50 साल में हम अंबिका के चरणों में जाते हैं और उसके बाद क्या बनते हैं? एक सुकवि बन जाते हैं और सुकवि बनने के बाद क्या होता है? हो होरी की तरह हमारा भी देहांत हो जाता है। तो ये तीनों रचनाएं इनकी थी। आगे देखेंगे अगले जो कवि हैं वो हैं राधा कृष्ण दास। इनका जो जन्म है 1865 ईस्वी में हुआ था, 1907 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी 2 रचनाएं हैं, भारत 12 मासा और देश दशा। ये दोनों रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए, कहते हैं राधा और कृष्ण के जो दास थे, राधा और कृष्ण के दास अपने स्वामी के कहने पर, दास जो है वो स्वामी के कहने पर ही चीज़ों को करेगा, है कि नहीं? तो समझिएगा, राधा और कृष्ण के जो दास लोग थे वो अपने स्वामी के कहने पर क्या करते थे? वो अपने स्वामी के कहने पर 12 महीनों में क्या करते हैं? भारत की देश दशा देखने के लिए धरती पर आते थे। 12 महीने में अपने भारत की देश दशा, जहाँ पे वो रहते हैं उनकी देश दशा देखने के लिए वो धरती पर आते थे। तो भारत के 12 महीने में, तो भारत 12 मासा हो गया, 12 महीने 12 मासा, और क्या करने आते थे? तो देश दशा देखने के लिए। किसके कहने पर? राधा और कृष्ण के जो दास थे अपने स्वामी यानी कि राधा और कृष्ण के कहने पर। याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, तो आसानी से याद हो जाएगा। भारत 12 मासा और देश दशा इन्हीं की रचना है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ये तो रचनाएं हो गई। पहला पॉइंट है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। जो प्रेमघन जी थे ये उर्दू में रचनाएं लिखते थे जब, तो वो अब्र नाम से लिखते थे।
इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, इस चीज़ को भूलिएगा मत। आगे है प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। जो इनकी समस्त काव्य कृतियाँ हैं उसका जो संकलन है वो किस शीर्षक से है, तो प्रेमघन सर्वस्व से। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर छोपपूर्ण कविताएं लिखी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर छोपपूर्ण कविताएं लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेमघन की कविताओं में यतिभंग प्रायः मिलता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वो कौन से कवि हैं जिनकी कविताओं में यतिभंग प्रायः मिलता है, तो प्रेमघन की कविताओं में यतिभंग प्रायः मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की थी। तो जो मयंक महिमा इनकी रचना है ना, इसकी भाषा क्या है, इसकी जो भाषा है वो है खड़ी बोली, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। कहते जो प्रताप नारायण मिश्र हैं, इनकी जो प्रतिनिधि कविताएं हैं इनको प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित कराया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रताप नारायण मिश्र ने हरगंगा तृप्यंताम, इसको अंडरलाइन करिएगा। इन्होंने जो इनकी रचनाएं हैं हरगंगा, तृप्यंताम, बुढ़ापा और हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किन शीर्षक से इन्होंने महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं, तो हरगंगा, तृप्यंताम, बुढ़ापा और हिंदी की हिमायत, इन शीर्षकों से इन्होंने महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्यपरक कविताओं की रचना की है। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन भी किया है, तो इसलिए इनको याद रखा जाता है। और प्रकृति वर्णन के जो प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, प्रकृति वर्णन के लिए जो प्रसिद्धि मिली थी वो इन्हीं को मिली थी, ठाकुर जगमोहन सिंह को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा कि ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्यपरक कविताओं की रचना की। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। आगे देखिएगा, जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतुसंहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में बना है कि कालिदास की जो रचना है ऋतुसंहार और उनकी जो दूसरी रचना है मेघदूत, इन दोनों का ब्रज भाषा में किस कवि ने अनुवाद किया था, तो वो थे ठाकुर जगमोहन सिंह जी। नेक्स्ट पॉइंट है अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि भी प्राप्त हुई। तो अंडरलाइन कीजिएगा कि अंबिका दत्त व्यास जो है इन्होंने अपने कवि जीवन का आरंभ जो है वो कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी इस समस्या की पूर्ति करके किया और इस पर उन्हें जो है सुकवि की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला पॉइंट है अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध जो कि अपूर्ण रचना है शीर्षक से प्रबंध काव्य की रचना की, साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। जो दशरथ विलाप है वो किस भाषा में लिखी गई, वो खड़ी बोली में लिखी गई। और जो कंसवध थी जो कि अपूर्ण रचना थी, वो पूरी भी नहीं हुई थी, एक प्रबंध काव्य है। तो ये अगर इसकी हम बात करें तो ये भी खड़ी बोली में लिखी गई थी। और फारसी छंद में एक रचना लिखी गई थी जो कि दशरथ विलाप है, इसकी भी भाषा क्या थी, खड़ी बोली थी। तो दोनों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। कभी कभी जो है रिलेशन भी पूछा जाता है। तो जो राधा कृष्ण दास थे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इन्होंने रहीम के दोहे पर कुंडलियों की रचना की थी। ये भी पूछा जाता है कि रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना किसने की थी, तो राधा कृष्ण दास ने की थी। आगे बात करते हैं भारतेंदु काल के जो अन्य कवि हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। अभी जो महत्वपूर्ण कवि थे उनको हमने देखा, उनके समय के साथ प्लस उनकी रचनाओं को, और अभी जो कुछ और बच गए थे जो छोटे छोटे कवि हैं उनको हम देखते हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो कवि आते हैं वो हैं नवनीत चतुर्वेदी। इन्होंने लिखा था कुब्जा पचीसी। कुब्जा पचीसी रचना किसकी है, नवनीत चतुर्वेदी की है। अगले कवि हैं गोविंद गिल्ला भाई। गोविंद गिल्ला भाई की जो रचनाएं हैं वो हैं श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधामुख षोडशी, षड ऋतु और नीति विनोद। ये सारी रचनाएं गोविंद गिल्ला भाई की हैं। एक बार फिर से देखिएगा, श्रृंगार सरोजिनी, पावस पयोनिधि, राधामुख षोडशी, षड ऋतु और नीति विनोद।
आगे देखेंगे अगले जो कवि हैं वो हैं दिवाकर भट्ट। दिवाकर भट्ट की रचना है नखशिख 1884 ईस्वी, नवोढ़ा रत्न 1888 ईस्वी की है। ये दिवाकर भट्ट के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अगले जो कवि हैं वो हैं रामकृष्ण वर्मा बलवीर। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने लिखा है बलवीर पचासा। अब देखिए इनके नाम से ही ये कनेक्ट है। तो रामकृष्ण वर्मा का एक उपनाम मिलता है बलवीर, और इन्होंने जो एक रचना लिखी थी वो है बलवीर पचासा। बलवीर पचासा रामकृष्ण वर्मा बलवीर जी के द्वारा लिखी गई है। अगले जो कवि हैं वो हैं राजेश्वरी प्रसाद सिंह, जिन्हें हम प्यारे जी के नाम से जानते हैं, और इन्होंने लिखा था प्यारे प्रमोद। प्यारे प्रमोद नाम से एक रचना लिखी थी। किसने? राजेश्वरी प्रसाद सिंह जी ने। अगले कवि हैं राव कृष्णदेव सरड़ सिंह, जिन्हें हम गोप के नाम से जानते हैं, और इन्होंने लिखा था प्रेम संदेशा। तो प्रेम का संदेशा किसके पास आया था? गोपियों के पास आया था ना। जब कृष्ण जी चले गए थे मथुरा तो उन्हीं के पास तो जो है संदेशा आया था गोपियों का, उद्धव लेकर आए थे। तो याद हो जाएगा प्रेम संदेशा किसको मिला था? गोपियों को मिला था, और उस पर वो बहुत चिढ़ जाती हैं। तो गोप से याद रखेगा, गोपियों को मिला था प्रेम संदेशा, और गोप किसका नाम है? राव कृष्ण देव सरड़ सिंह का है। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो है कवि वो है दुर्गादत्त व्यास। दुर्गादत्त व्यास की रचना है अधमोद्धार शतक 1872 ईस्वी की है। अधमोद्धार शतक कब की रचना है? 1872 ईस्वी की है। दुर्गादत्त व्यास के द्वारा लिखी गई है। अगले जो कवि है वो है राधाचरण गोस्वामी। इन्होंने जो रचना लिखी वो है नवभक्तमाल। राधाचरण गोस्वामी की रचना है नवभक्तमाल। कई बार ये परीक्षा में पूछी गई है, इसको याद रखिएगा। राधाचरण गोस्वामी की जो रचना है नवभक्तमाल कई बार परीक्षा में पूछी गई है। इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो है राधा के चरणों में 9 भक्तमाल रहते हैं। राधा के चरणों में कितने भक्तमाल रहते थे? तो राधा के जी के चरणों में 9 भक्त रहते थे या 9 भक्तमाल रहते थे, ऐसे याद हो जाएगा। तो राधाचरण गोस्वामी की है 9 भक्तमाल। इसके बाद अगले जो कवि हैं वो है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह की है प्रेम सतसई। तो प्रेम से जो है सतसई यानी कि 700 कर लीजिए। तो प्रेम से 700 गुलाब के फूल दिए गए। जब प्रेम में इंसान कोई पड़ता है तो वो 700 भी फूल दे सकता है। किसके? गुलाब के। भाई प्रेम में तो गुलाब के फूल ही दिए जाते हैं, रेड रोज दिया जाता है। कभी किसी ने देखा है कि किसी ने गुड़हल का फूल दिया हो, चमेली का फूल दिया हो? नहीं ना, सब लोग रोज ही देते हैं। ठीक है, रोज यानी कि गुलाब का फूल। तो प्रेम सतसई, प्रेम में जब इंसान पड़ता है तो 700 गुलाब के फूल भी दे सकता है। तो गुलाब सिंह की हो गई प्रेम सतसई। तो ये थे भारतेंदु काल के अन्य कवि जो थे, उनके वो कवि थे और उन कवियों की रचनाएं थी। अब हम देखेंगे भारतेंदु युगीन प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि निम्नलिखित हैं। जो समस्या पूर्ति संग्रह लिखे गए हैं वो किन कवियों के द्वारा लिखी गई थी भारतेंदु युग में, उनको देखते हैं। इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले कवि आते हैं दुर्गादत्त व्यास। दुर्गादत्त व्यास ने लिखा था समस्या पूर्ति प्रकाश। ये समस्या पूर्ति संग्रह है। समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गादत्त व्यास के द्वारा लिखी गई। दूसरे कवि थे अंबिका दत्त व्यास। इन्होंने लिखा था समस्या पूर्ति सर्वस्व। अंबिका दत्त व्यास ने लिखा समस्या पूर्ति सर्वस्व। अगले कवि हैं गोविंद गिल्ला भाई। इन्होंने लिखा है समस्या पूर्ति प्रदीप। समस्या पूर्ति प्रदीप जो है गोविंद गिल्ला भाई ने लिखा था, और समस्या पूर्ति सर्वस्व लिखा अंबिका दत्त व्यास ने। साथ ही साथ समस्या पूर्ति प्रकाश लिखा था दुर्गादत्त व्यास ने। फिर अगले कवि आते हैं गंगाधर द्विजगंग। गंगाधर द्विजगंग ने लिखा समस्या प्रकाश। क्या लिखा? समस्या प्रकाश लिखा गंगाधर द्विजगंग ने। फिर लास्ट कवि जो है वो आते हैं नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह। इन्होंने लिखा था पंचरत्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह की रचना क्या है? इनकी जो है वो है पंचरत्न, जो कि एक समस्या पूर्ति संग्रह है। तो भारतेंदु युग में जो है कुछ समस्या पूर्ति रचनाएं भी लिखी गई हैं। समस्या पूर्ति संग्रह वो किन किन कवियों के द्वारा लिखी गई उनका भी आपने जो है देख लिया डिटेल में कि कौन से कवि ने कौन से समस्या पूर्ति संग्रह लिखे थे। और इसके बाद जो है हम बात करेंगे भारतेंदु युगीन कवियों की जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की क्लास को कल हम देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जो है वाईफाई और नेटवर्क की समस्या है, इस वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बन पा रही है, और थोड़ा सा फ़ोन में भी दिक्कत होने की वजह से इसलिए मैं वीडियो जो है बहुत लंबी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, बस 3-4 दिन का आप मुझे टाइम दीजिए, उसके बाद आपकी वीडियो जो है थोड़ी बड़ी आएगी, क्योंकि मुझे भी पता है एग्ज़ाम की घड़ी करीब आ रही है और लोगों के
बहुत से कमेंट भी आ रहे हैं कि मैम थोड़ा जल्दी कवर कीजिए, बट मैं कोशिश वही कर रही हूँ। तो 3-4 दिन की बस बात है, उसके बाद जो है आपकी वीडियोस जो है आपको अच्छी खासी मतलब मिलेंगी। बस थोड़ी सी समस्या चल रही है इसमें, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो चीज़ें हैं वो अपने टाइम पे ही सही होंगी। बस थोड़े दिन आप मैनेज कर लीजिए। बाकी मैं छोटी छोटी करके इसीलिए वीडियोस ला रही हूँ कि ताकि आप लोग की पढ़ाई जो है वो रुके ना। बाकी आप लोग अपनी तरफ से भी जो है अपनी फुल तैयारी करते रहिए, और जो भी दिक्कत होगी, कहीं पे अगर चीज़ें याद नहीं होती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उसकी एक अलग से वीडियो लाके आप लोगों को दे दूँगी, या फिर लाइव क्लास में ही आके जो है आप लोगों को पढ़ा दूँगी वो टॉपिक। अगर आप लोगों को कोई भी रचनाएँ हो गई, अगर नहीं याद होती हैं और आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है फिर दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग भारतेंदु युगीन कवियों की जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं उसके साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।